हर घर पाठशाला कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सब बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं रमेश नेगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बानली ढाढ़स। आज आप सब बच्चों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। हमारा टॉपिक है भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। प्यारे बच्चों, भूमिगत जल होता क्या है ये समझना सबसे पहले बहुत आवश्यक है। आपने देखा है धरातल के ऊपर नदियाँ बह रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो नदियों का जल है ये कहाँ से आ रहा है? अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे नालों से पानी नदियों में पहुँचता है और नदियों में पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से उन छोटे छोटे नालों में ये पानी कहाँ से आ रहा है? इस जल के दो महत्वपूर्ण स्रोत आपको मिलेंगे। एक आप देखेंगे ढालदार धरातल में, पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों से धरातल के अंदर से पानी निकल रहा है। और दूसरा स्रोत है जो बर्फ़ पर्वत की चोटियों में या ऊंचे धरातल में होती है, वो पिघलकर उससे भी भूमिगत जल, उससे भी जो जल है वो नदियों में पहुंचता है। तो जो धरातल के अंदर से जल निकल रहा है वास्तव में वही जल भूमिगत जल होता है। वो जल जो धरातल के अंदर है, धरातल की चट्टानों के बीच में, मिट्टी के नीचे, वो जल भूमिगत जल कहलाता है। आपने देखा है जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी धरातल के ऊपर बहते हुए नदियों में पहुंचता है, नदियों से आगे समुद्र में चला जाता है। समुद्र से ये पानी फिर भाप बनकर वायु में, वायु से फिर पवन के द्वारा धरातल के ऊपर और फिर वहाँ से वर्षण की विधियों के द्वारा फिर धरातल पर पहुँचता है। ये जल चक्र है। इस जल चक्र के माध्यम से जब वर्षा के द्वारा जल धरातल पर पहुँचता है तो उसमें से बहुत सारा जल, ऐसा वर्षा के द्वारा प्राप्त बहुत सारा जल, बर्फ़ के पिघलने से बहुत सारा जल धीरे धीरे पृथ्वी के धरातल के आंतरिक परतों में रिस जाता है, आंतरिक परतों में चला जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा भूमिगत जल जब वर्षा का जल धरातल के ऊपर गिरता है, पहुंचता है, तो धरातल के ऊपर बहने के साथ साथ मिट्टी के अंदर, धरातल की चट्टानों की दरारों के अंदर, पृथ्वी के धरातल के ऊपर अंदर की ओर चला जाता है। और इस क्रिया को कहते हैं अंतःस्पंदन, सीपेज। तो धरातल के ऊपर वर्षा का जल, बर्फ़ का पिघला हुआ जल, वो जल जो धरातल के ऊपर नहीं बहता और धरातल के अंदर रिस जाता है, वो जल अंतःस्पंदन क्रिया के द्वारा भूमिगत जल हो जाता है। तो इस प्रकार से जल धरातल की चट्टानों के नीचे जा कर के धरातल की चट्टानों में भर जाता है और धरातल की चट्टानों में, दरारों में, रंध्रों में भर करके धरातल की उन आंतरिक भाग की चट्टानों में, दरारों में, मिट्टी में अंदर ही अंदर चलता जाता है। इसे कहते हैं हम भूमिगत जल। और इस प्रकार से वो दरार कहाँ, जहाँ पर भी धरातल के बाहर निकल रही है, वहाँ वो जल धीरे धीरे धरातल के बाहर आ जाता है। धरातल की अंदर चट्टानों में जल का इकट्ठा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उन चट्टानों में किस प्रकार की संधियां हैं, दरारें हैं या चट्टानें किस प्रकार से की हैं। अगर चट्टानों में रंध्र हैं, जल सोखने की क्षमता है, तो उसे हम पारगम्य चट्टानें कहते हैं। और इस प्रकार से जिन चट्टानों में जो कठोर होती है, ठोस होती है, रंध्र नहीं होते, तो उसमें वो अपारगम्य चट्टानें होती है और उसमें जल अंदर की ओर नहीं रिस पाता है। और धरातल के अंदर वो चट्टानें जो जल से भरी रहती है या भूमिगत जल उसके अंदर भरा हुआ होता है, उसे जलभृत चट्टानें कहते हैं।
एक्वाफियर्स चट्टानें कहलाती है। तो धरातल के अंदर की जो चट्टानें हैं, ये भूमिगत जल उसके अंदर पहुंच करके उन चट्टानों को तोड़ता भी है, दरारों को बना आगे धीरे धीरे और गहरा भी करता है। और इस प्रकार से इस प्रकार से जो जल धरातल के अंदर चला जाता है, पारगम्य चट्टानें और अपारगम्य जो चट्टानें होती है, तो धरातल के अंदर वो जल भरा रहता है। धरातल के अंदर की चट्टानों की संधियों के साथ वो जल धरातल के अंदर ही बहता रहता है। तो वो धरातल के अंदर तीनों प्रकार के काम करता है: परिवहन, अपर्दन और निक्षेपण। और अक्सर देखा गया है कि जो भूमिगत जल है, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, ये जो अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण है, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर भूमिगत धरातल के अंदर की चट्टानों में चूनायुक्त चट्टानें अधिक होती हैं। भूमिगत जल की गति इतनी मंद होती है कि किसी भी प्रकार की यांत्रिक अपर्दन से तो नहीं कर पाता है, परंतु रासायनिक अपर्दन द्वारा यह अक्सर चूने के पत्थर से निर्मित उच्च भूमियों में एक विशिष्ट प्रकार की भू रचना करता है। अर्थात जहाँ चट्टानों में चूने का अंश अधिक होता है, उन चट्टानों में जब इस प्रकार से अंदर भूमिगत जल चला जाता है या जल अंदर की ओर सीपेज होता है, तो उस जल के द्वारा वहाँ पर उन चट्टानों में जो रासायनिक क्रिया के द्वारा उन चट्टानों में जो चूना है वो जल के साथ घुल करके वहाँ से चला जाता है। और उन क्षेत्रों में उन चट्टानों के द्वारा नई आकृतियाँ बनती है। तो उन आकृतियों को कहते हैं कास्ट भू रचना, कास्ट टोपोग्राफी। तो अक्सर भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली आकृतियाँ उन क्षेत्रों में अधिक बनती है या उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहती है जिन क्षेत्रों की चट्टानों में चूने की मात्रा अधिक है। और इसी प्रकार से यूगोस्लाविया का एड्रियाटिक तट, यहाँ पर चूनायुक्त चट्टानें अधिकांश मात्रा में बनी हुई है। चूने का पत्थर एक ऐसा चट्टान है जो शुद्ध जल तो नहीं घुलता, परंतु वर्षा के जल में घुल जाती है। और इसका कारण यह है कि वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिश्रित होती है और चूने की चट्टान में पाई जाने वाली संधियाँ और दरारों से होता हुआ ये वर्षा का जल धरातली जल भूमिगत जल में प्रवेश करता है और वहाँ भूमिगत जल प्रवाह का विकास हो जाता है। जिन चट्टानों में ये धरातलीय जल भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश करता है और बहता है, वहाँ से ये चूने के पत्थर के जो वहाँ पर परतें होती है उनमें क्रमिक अपरदन करता है और धीरे धीरे वो चूना वहाँ से नष्ट हो जाता है या घुल जाता है उसके साथ और वहाँ से चला जाता है। और इस प्रकार से वहाँ अपारगम्य चट्टानें रह जाती हैं। तो इन क्षेत्रों में बनने वाली भू आकृतियों को हम कास्ट भू रचना कहते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की चट्टानों की आकृतियाँ बनी होती है। भूमिगत जल के कार्य। भूमिगत जल अर्थात जो पानी धरातल की चट्टानों में अंदर की ओर रिस जाता है, वो जल अंदर ही अंदर तीनों प्रकार के कार्य करता है: अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि वर्षा के द्वारा जल धरातल के ऊपर पहुंचता है। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, वर्षा का जल धरातल के ऊपर गिर रहा है और इसके बाद ये जल धरातल के ऊपर अंतःस्पंदन के द्वारा अंदर की ओर जा रहा है, धरातल के आंतरिक भागों में पहुंच रहा है। अंदर पहुंच करके ये जल अंदर की ही चट्टानों में आगे की ओर बढ़ करके इन क्षेत्रों में भरते हुए इन दरारों के सहारे और नीचे की ओर गहराई की ओर जाते हुए ये जो नीचे लास्ट की जो
पारगम्य चट्टानें हैं, इसके ऊपर ये पानी अंदर अंदर भरा रहता है। तो जो चट्टानें धरातल के अंदर पानी से भरी रहती है, इन चट्टानों को हम जलभृत चट्टानें कहते हैं, एक्वाफियर्स चट्टानें। और इस प्रकार से ये जल धरातल के अंदर ही अंदर दरारों के सहारे बहता जाता है। तो ये बहता हुआ जल तीनों प्रकार के कार्य कर रहा है। अपर्दन अर्थात धरातल के अंदर की चट्टानों में इस प्रकार के अंश या इस प्रकार के रासायनिक तत्व जैसे चूने के कण या मिट्टी के अन्य कण, वो इस जल के साथ बहते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम अपर्दन कहते हैं। और वही जैसे जैसे पानी इन दरारों के सारे आगे बढ़ता जाता है, तो उसके साथ जो अपर्दन हो रहा है, वो अपर्दन इस जल के साथ आगे की ओर बहते हुए परिवहन होता है। वो खनिज पदार्थ चट्टानों के साथ जो थे वो परिवहन होते रहते हैं, और परिवहन होने के साथ साथ वो सारे जो पदार्थ हैं वो जब चट्टानों की दरारों में आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पदार्थ निक्षेपित भी होते हैं, और निक्षेपण की उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण। तो इस प्रकार से अपतन और निक्षेपण दो प्रकार के कार्य जो भूमिगत जल कर रहा है, इन दोनों प्रकार के कार्यों के द्वारा आंतरिक भाग में नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और अक्सर जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि ये भूमिगत जल के द्वारा अब जो भू आकृतियाँ हैं या भूमिगत जल का जो प्रभाव है, वो सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों की चट्टानों में होता है जहाँ वो चट्टानों में चूनायुक्त या जिनका निर्माण चूनायुक्त चट्टानों से अधिक मात्रा में हुआ होता है। तो भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन की क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियाँ, जो पानी धरातल के अंदर की चट्टानों में बह रहा है, दरारों के साथ बह रहा है, तो वो उन दरारों के साथ बहते बहते उन दरारों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों को भी अपने साथ घोल लेता है। और इस प्रकार की सबसे ज़्यादा क्रिया चूनायुक्त चट्टानों में होती है। तो धीरे धीरे वो चट्टानें, उनकी दरारें बड़ी होने लग जाती है, और धरातल के आंतरिक भागों में भू आकृतियाँ, वो आंतरिक भाग की चट्टानें खोखली होती जाती है, और अंदर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो अपर्दन की क्रिया द्वारा बनने वाली भू आकृतियों का हम यहाँ जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले अपर्दन की क्रिया द्वारा बनने वाली भू आकृतियों में है अवकुट। अवकुट ये चूनायुक्त चट्टानों में वर्षा का जल पड़ने से खड़ी संधियों पर विलयन क्रिया द्वारा तीव्र होती है। और चूनायुक्त चट्टानों में इस प्रकार की आकृतियाँ ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार की जो आकृतियाँ हैं अवकुट, ये इस प्रकार की जो आकृतियाँ हैं वो अक्सर चूनायुक्त चट्टानों में देखने को मिलती है। जब वर्षा का जल चूनायुक्त चट्टानों के ऊपर गिरता है और वो अंदर की ओर रिसता है, तो चूने के अंश उसके साथ घुल जाते हैं, और घुलने के बाद वो अंश उस भूमिगत जल के साथ अंदर की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों को फ्रांस में लैपीज कहते हैं, जर्मन में इसे कारेन कहते हैं, और उत्तरी इंग्लैंड में इसे क्लिंट कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। और इस प्रकार की चट्टानों में नदिकाएँ, शुद्ध सरिताएँ, खाँचों इत्यादि और खड़ी गोल झिरियाँ के टाइप के प्रकार से ये देखी जा सकती है। तो इस प्रकार की बनी हुई आकृतियाँ धरातल के ऊपर जो भूमिगत जल के द्वारा बनती है अवकुट कहलाती है। दूसरी आकृति है घोलरन, सिंक होल्स। प्यारे बच्चों, धरातल में अक्सर चूनायुक्त चट्टान वाले क्षेत्रों में ये जैसी आकृति आप देख रहे हैं,
ये दूसरी आकृति। इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार के होल धरातल में ये मानव निर्मित नहीं है या ये प्रकृति में आसपास की चट्टानें कठोर हैं, यहाँ चूनायुक्त चट्टानें हैं, तो इस प्रकार के धरातल के ऊपर रंध्र बन जाते हैं, सिंक बन जाते हैं और यहाँ की चट्टानों में चूना घुल करके अंदर की परतों में चला जाता है। अर्थात बहुत सारे जो अवकूट हैं, अवकूटों के बीच में जब एक कहीं गहरा गर्त बन जाता है, एक बड़ा छेद बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घोल रंध्र। और इस प्रकार की धरातल में बनी हुई आकृतियाँ अक्सर उन्हीं क्षेत्रों में बनती है जहाँ चट्टानों में चूनायुक्त चट्टानें अधिक होती है। इसके अतिरिक्त तीसरी जो आकृति है वो विलयन रंध्र। विलयन रंध्र घोल रंध्रों का ही एक बड़ा आकार है। जब कई घोल रंध्र चूनायुक्त चट्टानों में बने हुए जो घोल रंध्र है वो आपस में मिल जाते हैं और जैसे एक विलयन रंध्र ये था, एक यहाँ था, तो ये लगभग सारे आपस में मिल गए और मिल करके एक बड़े आकार के घोल रंध्र का निर्माण हुआ है। तो इसे कहते हैं हम स्वैलो होल्स। और चूनायुक्त चट्टानों में अक्सर इस प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलती है। अगला है शुष्क और अंधी घाटियाँ। अक्सर शुष्क और अंधी घाटियाँ जिन क्षेत्रों में चूनायुक्त चट्टानें हैं वहाँ पर ऊपर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो लुप्त हो जाती है और नदी घाटी का तल सूख जाता है और धरातल पर जो जल का बहाव है वो धरातल के ऊपर ना हो करके धरातल के आंतरिक भाग की चट्टानों में चला जाता है। तो ऐसी सूखी और अवरुद्ध घाटियों की तली को हम अंधी घाटियाँ कहते हैं, ब्लाइंड वैलीज कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये किनारे हैं और ये नीचे घाटी है और इस प्रकार से यहाँ पर जो जल है वो इन परतों के नीचे, इस धरातल के नीचे बहता है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं हम शुष्क और अंधी घाटियाँ। अक्सर चूनायुक्त चट्टानों में इस प्रकार की आकृतियाँ भी देखने को मिलती है। अगली नेक्स्ट अपरदन की क्रिया द्वारा बनने वाली भू आकृतियों में है कुंड, डोलाइन। कुंड अनेक घोल रंध्रों के और विलयन रंध्रों के परस्पर मिलने से बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये घोल रंध्र अंदर की ओर गहरा, ये बड़े धरातल के ऊपर बड़े आकार का भी है और अंदर की ओर गहरा होता जाता है और लगभग एक कीप की आकृति का बनता है और बड़े गड्ढे का निर्माण धरातल में हो जाता है और कई बार इस प्रकार के गड्ढों में जल भी भरा रहता है। तो इसको कहते हैं हम कुंड। अगला है यूवाल्स सकुंड। यूवाल्स कुंडों के धरातल का संपूर्ण जल भीतरी क्षेत्रों तक पहुंच जाता है और इस प्रकार धरातलीय जल प्रवाह व्यवस्था लुप्त हो जाती है। धरातल के ऊपर पानी नहीं बहता है और भूमिगत जल की व्यवस्था विकसित होने लगती है, अर्थात धरातल के अंदर ही जल बहने लगता है और धरातल अनेक कुंड टूट कर मिलने लगते हैं और इस प्रकार से वहाँ पर जो धरातल का तल है और निम्न तल हो जाता है। इस प्रकार की आकृति को जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये कई कुंड आपस में मिल करके बहुत बड़े क्षेत्र में इस प्रकार की आकृति बन जाती है। तो
इसे कहते हैं हम सकुंड। अगला है कंदराएं, केव्स। चूनायुक्त चट्टानों वाले क्षेत्र में इस प्रकार की आकृतियां अक्सर देखने को मिल जाती है, जहां पर चूने की जो परत होती है वो धरातल की चट्टानों से भूमिगत जल के द्वारा अपरदित हो जाती है, वहाँ से निकल जाती है और धरातल पारगम्य चट्टानें अपारगम्य चट्टानों से घिरी हुई होती है और पारगम्य चट्टानें वहाँ से चूनायुक्त चट्टानें वहाँ से निकल जाती है, उखड़ जाती है और इस प्रकार से वहाँ पर जो धरातल के अंदर है वो अंदर तक गहराई तक केव्स टनल्स टाइप में धरातल की आकृति बन जाती है और इस प्रकार से इन आकृतियों को भौगोलिक भाषा में हम कंदराएं कहते हैं, केव्स कहते हैं। अगला है प्राकृतिक पुल, नेचुरल ब्रिज। कई बार चूनायुक्त चट्टानों में अपारगम्य चट्टानें खड़ी रह जाती है और चूनायुक्त चट्टानें पानी के साथ घुल जाती है निचले भागों से और वहाँ जल भरा रहता है, तो इसके ऊपर एक ऐसे पुल का सा निर्माण हो जाता है। जो पारगम्य चट्टानें होती हैं, कठोर चट्टानें होती है, ठोस होती हैं, तो इनमें से चूने के अंश घुल जाते हैं और नीचे जो ये कंदराएं बनी हुई होती है, ये कंदराएं एक दूसरे से अंदर से मिल जाती है या उसके ऊपर चट्टानों का एक प्राकृतिक पुल सा बन जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को प्राकृतिक पुल कहते हैं। और राजकुंड, ये अपरदन की क्रिया द्वारा बनने वाली आकृतियाँ हैं। कभी कभी जब भूमिगत जल कंदराओं की छत पूर्ण रूप से टूट जाती है, अर्थात जैसे आपने अभी नेचुरल ब्रिज देखा और बहुत सारे कंदराओं के बारे में पढ़ा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो कंदराओं का आकार बढ़ता जाता है या फिर नेचुरल ब्रिज के नीचे से चट्टानें टूटती जाती है, तो वो ऊपर का पूरा क्षेत्र नीचे बैठ जाता है और इस प्रकार से वहाँ एक बड़े विशाल गड्ढे का निर्माण हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है एक बड़े गड्ढे के रूप में या नीचे बैठे हुए धरातल के रूप में इसका निर्माण होता है, तो इस प्रकार की आकृति को राजकुंड कहते हैं। तो ये आकृतियाँ थी सारी भूमिगत जल के द्वारा अपरदन की क्रिया के अंतर्गत बनने वाली धरातल की भू आकृतियाँ, जिसमें अवकुट, घोलरंध्र, विलयनरंध्र, शुष्क और अंधी घाटियाँ, कुंड, सकुंड, कंदराएं, प्राकृतिक पुल और राजकुंड, तो ये सारी आकृतियाँ अब भूमिगत जल के अपरदन की क्रिया के द्वारा बनती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है निक्षेप की क्रिया द्वारा बनने वाली भू आकृतियाँ। प्यारे बच्चों, भूमिगत जल जब धरातल के अंदर ही कंदराओं में, दरारों में बहता जाता है और कास्ट भू रचना जब होती है, तो जो कंदराओं का निर्माण होता है, कंदराएं बनती हैं, तो उन कंदराओं में अक्सर आपने देखा है कि कंदराओं की जो छत होती है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, कंदराओं की जो छत होती है, उन छत से कंदराओं की छत से जब पानी नीचे टपकता है भूमिगत जल, तो उसके साथ चूनायुक्त चट्टानों के अंश या चूने के घुले हुए अंश होते हैं या अन्य खनिज पदार्थों के घुले हुए अंश होते हैं, वो कंदराओं की छत के साथ चिपकते जाते हैं और कंदराओं की छत के साथ चिपकने के साथ साथ वो
कंदराओं की छत से एक लटकने वाली आकृति नीचे की ओर बनाते रहते हैं। जैसे आप यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार की आकृति को कहते हैं भूमिगत जल के निक्षेपण की क्रिया द्वारा कंदराओं के छत से इस प्रकार से, जैसे कंदराओं की छत से खंभे नीचे की ओर लटक रहे हों, इस प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई होती है। और तो इस प्रकार की आकृतियों को भौगोलिक भाषा में स्टेलेक्टाइट कहते हैं। अक्सर ये आकृतियाँ गुहिकाएँ केव्स में बनती हैं, कंदराओं में बनती हैं, जो भूमिगत जल के क्षेत्रों में बनी हुई होती है। तो कंदराओं की छत में आपको ऐसे लगेगा जैसे पेड़ों की जड़ें नीचे की ओर लटकी हुई हैं, परंतु वास्तव में वो खनिजों के निक्षेप होते हैं। तो इस प्रकार से ये आकृतियाँ स्टेलेक्टाइट कहते हैं इनको। और इसी प्रकार से दूसरी आकृति है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट कंदराओं का जो फर्श होता है नीचे, उस फर्श पर भी आप देखेंगे वहाँ पिलर से बने हुए होते हैं जो ऊंचाई की ओर खड़े होते हैं। इस प्रकार की आकृतियाँ जो पानी की बूंदें छत से टपकी है, नीचे गिरी है, नीचे गिर करके उसके साथ जो रासायनिक तत्व हैं, चूने के या अन्य खनिजों के कण हैं, वो सारे कण धरातल नीचे जहाँ बूंद गिरती है वहाँ पर वो एकत्रित होते जाते हैं और वो आपस में चिपकते जाते हैं और धीरे धीरे उनके द्वारा एक वहाँ पिलर का निर्माण होता है। अर्थात एक छत नीचे से ऊपर की ओर उठी हुई आकृति का निर्माण होता है और इस प्रकार की आकृति कंदराओं में स्टेलेग्माइट कहलाती है। स्टेलेग्माइट के बाद अगली जो आकृति है वो कंदरा स्तंभ। बहुत सारी कंदराओं के अंदर आप देखेंगे ऐसे लगता है जैसे एक पिलर नीचे से लेके ऊपर तक कंदरा की छत तक बना हुआ होता है। तो जो स्टेलेग्माइट ऊपर से आकृति बन रही है और एक नीचे से बन रही है, जब ऊपर से बनी हुई आकृति नीचे तक मिल जाती है तो वो एक पिलर का रूप बना लेती है। तो स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट जब आपस में मिल जाते हैं तो वो कैवियन पिलर अर्थात कंदरा में एक स्तंभ का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार की आकृतियाँ भी जिन क्षेत्रों में अधिकांश चूनायुक्त चट्टानें होती हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की आकृतियाँ अक्सर देखने को कंदरा स्तंभ के रूप में देखने को मिलती है। तो यहाँ आप इस चित्र में इन कंदरा स्तंभ की आकृतियों को, ये स्टेलेग्माइट है, ये स्टेलेक्टाइट है और धीरे धीरे ये मिल गए हैं ऊपर से नीचे, ये कैवियन पिलर्स हैं। तो इन आकृतियों को आप यहाँ इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। तो भूमिगत जल के द्वारा जो धरातल में बनने वाली आकृतियाँ हैं, अर्थात भूमिगत जल के द्वारा सबसे ज़्यादा जो धरातल प्रभावित होता है वो अधिकांश उन क्षेत्रों का होता है जहाँ पर जल में घुलनशील तत्व, चट्टानों का निर्माण ऐसे तत्वों से होता है, ऐसे रासायनिक तत्वों से होता है जो जल में घुल जाती है। तो इस प्रकार की चट्टानों में अधिकांश भूमिगत जल का अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा आकृतियों का निर्माण होता है। तो उम्मीद है आप सब बच्चों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और भूमिगत जल का कार्य, भूमिगत जल प्रवणता संतुलन के लिए किस प्रकार से सहायक होता है और भूमिगत जल के अपर्दन की क्रिया किस प्रकार से कार्य करती है और भूमिगत जल में निक्षेपण की क्रिया के द्वारा किस प्रकार की आकृतियाँ बनती है, इन सब के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आजकल कोरोना काल है और इस दौरान उम्मीद है कि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं और ये कार्य एक काल बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि आप अपने घर में बहुत बेहतर ढंग से अपनी शिक्षा
अपना कार्य कर पा रहे हैं। आप अपना ध्यान रखें, अपने आप सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को सुरक्षित रखें और अपनी पढ़ाई ध्यान से करते रहें। अगले लेसन में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।